नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एमपी कोटा के बारे में। एमपी कोटा जिसके बारे में आप हमें कमेंट्स के द्वारा बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें एमपी कोटा के बारे में। एमपी कोटा के बारे में जानकारी KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संघ की जो गाइडलाइंस हैं उसमें दी हुई है और हम वही गाइडलाइंस आपको पढ़कर बताने जा रहे हैं। ईच ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेफर 10 केसेस फॉर एडमिशन। हर MP 10 केसेस यानी कि 10 बच्चों के एडमिशन के लिए आगे बात कर सकते हैं अंडर द स्कीम इन एन एकेडमिक ईयर। मतलब कि एमपी कोटा के तहत हर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 केसेस को एडमिशन के लिए रेफर कर सकता है एक साल में। बट सच रिकमेंडेशंस शैल बी कन्फाइंड टू चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स बिलोंग टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन वह जो रेकमेंड करेंगे बच्चों के, जिन बच्चों का नाम आगे बढ़ाएंगे, वह बच्चे उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्हीं के एरिया के होने चाहिए। आइदर बाय डोमिसाइल या फिर तो उनके पास अधिवास हो वहां का, और ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग बीन सून बिफोर पोस्टेड देयर, या फिर वह जल्दी उनकी पोस्टिंग होने वाली हो या फिर वह पोस्टिंग करके वो गए हैं। और एल्स ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस माइग्रेट टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, या फिर जो नौकरी के दौरान किसी ज़रूरत पे कई बार होता है और कुछ एम्प्लॉयज़ को किसी जगह बुला लेते हैं, तो अगर ऐसे कुछ लोग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनके कार्य क्षेत्र में आए हैं तो उन लोगों का वह अपने रिकमेंड कर सकते हैं 10 केस। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वह 10 केस यानी 10 बच्चों का एडमिशन रिकमेंड कर सकते हैं, वह बच्चे जो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। साथ ही वह कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर तो उनके पास वहाँ का डोमिसाइल हो, अधिवास सर्टिफिकेट हो, या फिर वह उनकी पोस्टिंग होने वाली हो या वहाँ से होके गए हैं, या फिर कई बार नौकरी के लिए, मतलब कई बार नौकरी के कई डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ लोगों को वहाँ बुलाते हैं नौकरी के लिए ज़रूरत पड़ने पर, तो वह इस प्रकार कुछ लोग वहाँ आए हों। Such recommendations would be for admission in केंद्रीय विद्यालय located in his constituency only। मतलब कि वह केंद्रीय विद्यालय जो MP, जो हमारे ऑनरेबल MP हैं, उन्हीं के जो एरिया है उनमें होने चाहिए। जो हमारे ऑनरेबल MP हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, उन्हीं के जो एरिया है उन्हीं के अंदर वह केंद्रीय विद्यालय होने चाहिए, तभी वे केसेस रिकमेंड कर सकते हैं। इन केस देयर इज नो केंद्रीय विद्यालय इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी in the constituency of the honorable MP Lok Sabha, he or she may recommend these admissions in the Kendriya Vidyalayas located in the neighboring constituency। अगर ऑनरेबल MP के जो एरिया है उसमें कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो जो पड़ोस में एरियाज हैं, पड़ोस में जो जगहें हैं, वह वहाँ भी केस को रिकमेंड, एडमिशंस को 10 एडमिशंस को रिकमेंड कर सकते हैं, अगर उनके अपने क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो। For member of Rajya Sabha, the state from which the member has been elected would be deemed to be his constituency for this purpose। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनके लिए जिस स्टेट से, जिस राज्य से वह चुने गए हैं, वही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा। Nominated members of राज्यसभा एंड लोकसभा can recommend 10 cases for admission in any one or more केंद्रीय विद्यालय of the country। मतलब कि जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर हैं और लोकसभा के हैं, वह 10-10 केस रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ पॉइंट भी बताए हैं कि दीज एडमिशंस शैल बी ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ। मतलब कि जो विधायक जी जो लोकसभा के हैं और जो राज्यसभा के हैं, जो मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स हैं, वह जो एडमिशन रिकमेंड करेंगे, अगर क्लास में बच्चे पूरे हो गए हैं उसके बाद भी एडमिशन मिलेगा, ओवर एंड अबव होगा। ओवर एंड अबव का मतलब है क्लास में जितने एडमिशन लेने हैं वह पूरे हो गए हैं और आगे से रिकमेंडेशन आता है तो वह बच्चे लेने पड़ेंगे ओवर एंड अबव। दूसरा, दीज रिकमेंडेशंस वुड बी मेड फॉर क्लास 1 to 9 ओनली। मतलब कि जो विधायक जी जो बताएंगे, लोकसभा राज्यसभा के विधायक जो बताएंगे, ऑनरेबल जो बताएंगे,
वो जो एडमिशन होंगे वो पहली से 9वीं कक्षा तक ही किए जाएंगे, यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं में वो एडमिशन नहीं हो किए जा सकते। मतलब कि जो उनकी रिकमेंडेशन होंगी पहली से 9वीं कक्षा तक ही होगी, सीमित होगी। These admissions would be made at the beginning of the academic year and no admission would be allowed after the prescribed cut-off date of the year। मतलब कि जो वे रिकमेंड करेंगे वो एडमिशन साल के शुरुआत में ही होगी, यानी जो एकेडमिक ईयर की शुरुआत होती है अप्रैल वगैरह में होती है तभी होगी। और अगर आखिरी तारीख निकल गई है, आप याद करिएगा जब मैंने तारीखों की एडमिशन तारीखों की घोषणा करी थी तो मैंने हमेशा बताया था कि ये आखिरी तारीख है, इसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। पहली कक्षा की आखिरी तारीख है, दूसरी की आखिरी तारीख है, आप याद करिए, एक बार वीडियो फिर देखिएगा। तो जब आखिरी तारीख निकल जाएगी तो उसके बाद एडमिशन्स नहीं हो पाएंगे। तो जो एमपी कोटा के तहत जो भी एडमिशन होंगे पहली से 9वीं तक होंगे और वे एकेडमिक ईयर यानी जो शैक्षिक सत्र होगा उसकी शुरुआत में ही हो सकते हैं, और अगर आखिरी तारीख निकल गई है तो एडमिशन नहीं होंगे। साथ में यह भी उन्होंने कहा है कि द रिकमेंडेशंस वुड बी मेड shall be valid only if these are made in the prescribed format provided to each member of the parliament by KVS headquarter। मतलब कि अगर विधायक जी से एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हेडक्वार्टर ने जो केवीएस हेडक्वार्टर ने जो हर मेंबर को एक फॉर्मेट पकड़ाया है, दिया है, अगर उस फॉर्मेट से रिकमेंडेशन आता है, कूपन नंबर एक होता है, वह कूपन नंबर आता है तभी एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। रिकमेंडेशन सेंट इन एनी अदर फॉर्मेट मैनर शैल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब कि अगर कोई खाली कागज पे, सफेद कागज पे लिख के रिकमेंडेशन आता है तो वो एंटरटेन नहीं किया जाता। एक फॉर्मेट होता है जो केवीएस हेडक्वार्टर ने दिया है विधायक जी को, एमपीज को दिया है, ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया है, उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वह रिकमेंडेशन आना चाहिए। साथ ही the children recommended by honorable members of parliament must be otherwise eligible for admission as per the extant KVS admission guidelines। मतलब कि जब वे बच्चों को, जिन बच्चों को रिकमेंड करेंगे वे बच्चे अदरवाइज भी एलिजिबल होने चाहिए केवीएस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। मतलब कि केवीएस गाइडलाइंस हैं कि हाँ इन बच्चों को ये बच्चों को इस कक्षा में पहुंचने के लिए यह उनमें क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल करेंगे तभी इन बच्चों का एडमिशन हो पाएगा। तो जो कोटा, जो एडमिशन, जिन बच्चों को हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड करेंगे वह बच्चे वह सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, पूरा करते हो, तभी उनका एडमिशन हो पाएगा। तो यह सब जानकारी है हमारी पास एमपी कोटा के तहत। हम आपको यह जानकारी केवीएस गाइडलाइन से पढ़कर दे रहे हैं और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अधिक जानकारी के लिए आप भी केवीएस गाइडलाइंस को खुद पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, और साथ ही अपने घर के पास जो भी केंद्रीय विद्यालय है वहाँ जाकर एमपी कोटा के बारे में अधिक जानकारी लें। चुनाव का समय आ गया है तो हो सकता है कि एमपी कोटा पर इसका थोड़ा प्रभाव पड़े, तो हम आपसे यह आग्रह करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप घर के पास के केंद्रीय विद्यालय जाकर एमपी कोटा के बारे में जानकारी तो लेंगे ही, साथ ही केंद्रीय विद्यालय संघ की गाइडलाइंस को खुद पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और इससे आपको बच्चों के एडमिशन करवाने में आसानी होगी। तो अगली बार फिर मिलते हैं और बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन संबंधित अन्य विषयों पर, ताकि माता पिता के तौर पर, अभिभावकों के तौर पर और बच्चों के तौर पर एडमिशन प्रक्रिया आपके लिए थोड़ी सरल हो सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।